नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे इस खास कार्यक्रम में एएनबी न्यूज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। और चलिए अब शुरुआत कर लेते हैं खबरें फटाफट की। कोरोना वायरस महामारी और वैक्सीनेशन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शनिवार को अहम बैठक हुई। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से दुनिया भर के देशों की चिंता बढ़ गई है। ब्रिटेन, इजरायल, सिंगापुर, नीदरलैंड और फ्रांस समेत अमेरिका ने भी अफ्रीका के दक्षिणी भाग में आने वाले देशों की उड़ानों पर रोक लगा दी है। कोरोना के इस नए वेरिएंट ने दुनिया पर अपना नकारात्मक छाप छोड़ना शुरू कर दिया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जयराम सरकार को मजबूत कर संगठन को 2022 की तैयारी करने का निर्देश दिया है। प्रदेश कार्य समिति की बैठक में कहे उनके इन शब्दों से प्रदेश में लंबे समय से लग रही बदलाव की अटकलों पर करीब करीब विराम लग चुका है। उन्होंने कार्यकर्ताओं को जोश के साथ अगली तैयारी करने के लिए कहा है। यूपी के जौनपुर जिले में हुए भारतीय जनता पार्टी के काशी क्षेत्र के बूथ अध्यक्ष सम्मेलन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार में 26 नवंबर 2008 को मुंबई में आतंकी हमला हुआ था। ये आतंकी पाकिस्तान से आए थे, लेकिन कांग्रेस सरकार ने पाकिस्तान पर कार्रवाई करना जरूरी नहीं समझा। यूपी के बड़ौत में जनता वैदिक कॉलेज के मैदान में आयोजित दंगल भाजपा से केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद रहे। मंच से बोलते हुए खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि हम अखिलेश यादव को बताना चाहते हैं कि वह दंगा कराते हैं और हम दंगल कराते हैं। अब हर कोई दंगा नहीं बल्कि दंगल चाहता है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के जन्मदिन के मौके पर राजनेताओं ने उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। प्रहलाद जोशी वर्तमान समय में धारवाड़ लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। वो पीएम मोदी की सरकार में केंद्रीय संसदीय मामलों, कोयला और खान मंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं। सभी नेताओं मंत्रियों ने ट्विटर पर उन्हें बधाई देते हुए उनके दीर्घायु होने की कामना की। केंद्रीय अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि गगनयान मिशन के तहत 2 मानव रहित उड़ानें अगले साल जनवरी में रवाना होंगी। वहीं इंडियन क्रू को ले जाने वाली तीसरी उड़ान साल 2023 में रवाना होगी। जितेंद्र सिंह उम्मीद कर रहे हैं कि मानव युक्त उड़ान देश के गहरे समुद्र में मिशन के साथ मेल खाए। समय ऐसा होना चाहिए कि हम एक आदमी को अंतरिक्ष में भेज दें और साथ ही एक आदमी को समुद्र में 5000 मीटर नीचे भेजा जाए। सीमा विवाद सुलझाने के लिए असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा और मिजोरम के सीएम जोरामथांगा ने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। गृह मंत्री के आवास पर हुई इस बैठक में दोनों राज्यों की सरकारों ने सीमा पर शांति बनाए रखने का फैसला किया है। बैठक के बारे में बताते हुए हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि राज्य सरकारें राजनीतिक स्तर पर 2 टीमें बनाएंगी और जल्द ही स्थायी समाधान के लिए बातचीत की जाएगी। हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश में पंजाब सरकार के छठे वेतनमान की तर्ज पर कर्मचारियों को नए वेतनमान के लाभ देने का ऐलान किया है। यह बहुप्रतीक्षित घोषणा उन्होंने शनिवार को कर्मचारियों की संयुक्त सलाहकार समिति की पीटर हॉफ शिमला में हुई बैठक में की। कर्मचारियों को नया वेतनमान 1 जनवरी 2016 से देय होगा। जनवरी 2022 का संशोधित वेतनमान फरवरी में दिया जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा एक नए कोविड-19 वेरिएंट को लेकर अलर्ट जारी करने के बाद तमिलनाडु सरकार ने चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और राज्य के अन्य हवाई अड्डों पर स्क्रीनिंग तेज करने का निर्देश दिया है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री मां सुब्रमण्यम ने बताया, हमें केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से एक अलर्ट मिला है, जिसके बाद राज्य के स्वास्थ्य सचिव ने सभी जिला कलेक्टरों को दिशा निर्देशों के अनुसार कार्य करने के निर्देश जारी किए हैं।
कर्नाटक के धारवाड़ के जिला कलेक्टर नितेश पाटिल ने बताया कि कर्नाटक के धारवाड़ में 99 और मेडिकल कॉलेज के छात्रों और विभाग के सदस्यों का COVID-19 टेस्ट पॉजिटिव आया है, जिससे शनिवार को प्रभावित मेडिकल छात्रों की कुल संख्या 281 हो गई है। पाटिल ने कहा कि यह संख्या और भी बढ़ सकती है। अभी 1822 टेस्ट के परिणाम प्रतीक्षित हैं। केरल के पलक्कड़ जिले में अट्टापडी में बीते 4 दिनों के दौरान 3 शिशुओं की मौत के मामले में स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जांच के निर्देश दिए गए हैं। शुक्रवार को स्वास्थ्य मंत्री के कार्यालय से जारी बयान के अनुसार केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने स्वास्थ्य सेवाओं के निदेशक को मामले में जांच की प्रक्रिया को शुरू करने के लिए कहा है। मंत्री के राधाकृष्णन ने शनिवार को जिले के इस पिछड़े इलाके का दौरा कर स्थितियों का जायजा भी लिया। कोरोना वायरस का संक्रमण कम होने के बाद अब नए वेरिएंट की खबरें आने के बाद लोगों की टेंशन बढ़ गई है। ऐसे में गुजरात सरकार ने फौरन एहतियाती कदम उठाया है। गुजरात सरकार ने यूरोप, ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका समेत अन्य देशों से आने वाले यात्रियों के लिए RT-PCR टेस्ट कराना अनिवार्य कर दिया है। कोरोना के नए वेरिएंट से दुनिया भर में एक बार फिर से हाहाकार मच गया। इस सप्ताह पहली बार इस वेरिएंट की पहचान दक्षिण अफ्रीका में हुई। मध्य प्रदेश के मंत्री बिसाहू लाल सिंह ने अपने बयान समाज में काम करने के लिए उच्च जातियों की महिलाओं को घरों से बाहर निकाला जाना चाहिए पर खेद व्यक्त किया है। मंत्री के इस बयान से एक विवाद उत्पन्न हो गया था। हालांकि मंत्री ने इसके साथ ही कहा कि अपने भाषण में स्थानीय भाषा और हिंदी के मिश्रित उपयोग के कारण उनके बयान से कुछ गलतफहमी जरूर हुई है। नीट पीजी काउंसलिंग में देरी को लेकर आज देश भर के अस्पतालों में OPD सेवाएं बंद रही। दरअसल बीते दिन फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने बंद की घोषणा की थी, जिसके बाद सफदरगंज अस्पताल, RML समेत अन्य अस्पतालों के डॉक्टर्स ने आज OPD में मरीजों के इलाज नहीं करने का निर्णय लिया। दिल्ली के साथ साथ कई राज्यों ने इस हड़ताल में अपना समर्थन देने का फैसला लिया था। तमिलनाडु में शुक्रवार की रात और शनिवार की सुबह हुई भारी बारिश के कारण सिंगारा और चेन्नई में सड़कों पर जलभराव हो गया और कई घरों में पानी भर गया। बारिश और उसके बाद आई बाढ़ ने शहर में सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। स्मार्ट सिटी में से एक चेन्नई समेत कई जिलों के लिए मौसम विभाग ने और ज्यादा बारिश की चेतावनी जारी की है। तमिलनाडु के 20 से अधिक जिलों में लगातार बारिश हो रही है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से शुरू कर लेते हैं फटाफट खबरों का सिलसिला। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों को छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस 28 नवंबर के अवसर पर बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। बघेल ने कहा है कि छत्तीसगढ़ी भाषा हिंदी, अवधी और ब्रिज भाषा की समकालीन है। राज्य सरकार द्वारा तीज त्योहारों और पारंपरिक संस्कारों को बढ़ावा देने के साथ पुरखोती के अमूल्य धरोहरों का परिचय नई पीढ़ी से कराने से छत्तीसगढ़ी भाषा का महत्व और अधिक बढ़ गया है। छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ी राजभाषा के 19 साहित्यकारों, भाषाविदों को सम्मानित किया जाएगा। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता संसदीय सचिव कुंवर सिंह निषाद करेंगे। कार्यक्रम का आयोजन राजभाषा आयोग द्वारा राजधानी रायपुर के महंत घासीदास संग्रहालय स्थित सभागार में सवेरे 9 बजे से किया जाएगा। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2021 में विद्यालय स्तर से लेकर राज्य स्तर पर प्रतियोगिताएं होंगी। कोविड-19 के कारण और SOP गाइडलाइंस के आधार पर केवल कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों की ही प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी। इस वर्ष निबंध लेखन के साथ साथ गीता, श्लोकोच्चारण, भाषण, संवाद और पेंटिंग प्रतियोगिताओं का ऑफलाइन प्रणाली से आयोजन होगा।
पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने आगामी विधानसभा चुनावों में आप और शयद को चुनावी मैदान से बाहर करने का आह्वान करते हुए शनिवार को कहा कि अब यह स्पष्ट हो गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कैप्टन अमरिंदर सिंह और बादल, चाहे कृषि हो, उद्योग हो या आम आदमी हो, पंजाब के हितों का सौदा करने में हाथ बटा रहे हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे। वाराणसी के पुलिस लाइन हेलीपैड पर सीएम योगी का हेलीकॉप्टर उतरा। सीएम ने सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी के कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया। मध्य प्रदेश के इंदौर में कोरोना डरा रहा है। 24 घंटे में 12 नए मरीज मिले हैं। 2 दिन पहले 23 नवंबर को 13 संक्रमित मिल चुके हैं। पिछले 7 दिन में 45 मरीज सामने आ चुके हैं। एक मौत भी हो चुकी है। एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 38 हो गई है। 7000 सैंपल टेस्ट किए गए थे। इनमें से 6986 सैंपल की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। जो 12 नए मरीज मिले हैं, बहरहाल 10 मरीजों को कोविड केयर हॉस्पिटल में एडमिट कराने के साथ उनके परिवार और नजदीकी लोगों के सैंपल लिए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में ड्रोन से कोरोना वैक्सीन पहुंचने का ट्रायल सफल रहा। इसके बाद सभी जिलों में लागू करने की कवायद की जा रही है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने इसका ट्रायल शुरू करवाया। जम्मू कश्मीर के दुर्गम और पहाड़ी क्षेत्रों में स्वास्थ्य देखभाल को मजबूत बनाते हुए ड्रोन से वैक्सीन और दवाएं पहुंचने की कवायद शुरू हो गई है। इन क्षेत्रों में समय पर वैक्सीन और दवाओं सहित चिकित्सा स्टाफ के न पहुंचने से मरीजों की जान पर बनी रहती है। विदेश में कोरोना के नए वेरिएंट मिलने की खबरों के बीच दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने मुख्य सचिव और पुलिस आयुक्त समेत सभी वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिया है कि कोविड प्रोटोकॉल को सार्वजनिक स्थलों पर सख्ती से लागू करवाएं। साथ ही किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए अस्पतालों को तेजी से काम करना है। एक और छोटे से ब्रेक के लिए बुलेटिन में रुक रहे हैं। आप देखते रहिए एएनबी न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। शुरू कर लेते हैं एक बार फिर से खबरों का सिलसिला। नकद राशि नहीं होने से पाकिस्तान कंगाल हो गया है। हालत ये हो गई है कि देश के केंद्रीय बैंक के पास भी नकदी नहीं है। ऐसे में उसने अपने बड़े मददगार सऊदी अरब से 3 अरब डॉलर का कर्ज लिया है। मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि शनिवार को इमरान खान मंत्रिमंडल ने सऊदी अरब से कर्ज लेने के एक समझौते को मंजूरी दी। यूपी की राजधानी लखनऊ के पारा क्षेत्र के कुल्हड़ कट्टा गांव में एक एथेनॉल के टैंकर में भीषण आग लगने का मामला सामने आया। बता दें कि आग की लपटें 100 मीटर ऊंचाई को छू रही थी। लाखों का सामान जलकर खाक भी बताया जा रहा है। जहां टैंकर में आग लगने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। पारा थाना क्षेत्र अंतर्गत काशीराम आवास कॉलोनी के नजदीक जयपुरिया स्कूल के पास केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लगना बताया जा रहा है। दिल्ली सरकार 29 नवंबर से राजधानी के सभी स्कूल फिर से खोलने जा रही है। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने इसको लेकर ट्वीट किया। सोमवार से खुलने जा रहे स्कूलों में हर कक्षा के छात्र छात्राएं जा सकेंगे। किसान आंदोलन पर सुरजेवाला ने कहा कि आंदोलन का पहला चरण पूरा हो गया है, जिसमें किसानों को जीत मिली है। एमएसपी पर उन्होंने कहा कि यह आंदोलन इस वक्त इसलिए हुआ क्योंकि सरकार किसानों को सही एमएसपी नहीं दे रही, जबकि कांग्रेस सरकार किसानों को उचित एमएसपी देती थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 4 दिसंबर को देहरादून में होने वाली रैली में बीजेपी ने 1 लाख लोगों की भीड़ जुटाने का लक्ष्य बनाया है। राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने बताया कि पीएम के देहरादून आगमन की खबर से कार्यकर्ताओं में अपार उत्साह है। इस रैली में बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं की उपस्थिति सुनिश्चित की गई है। पंजाब के डिप्टी सीएम सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा कि वो केंद्रीय कृषि मंत्री के उस फैसले का स्वागत करते हैं जिसमें उन्होंने किसानों को पराली जलाने पर मामला दर्ज नहीं करने की राहत दी है। पंजाब के कैबिनेट मंत्री विजयेंद्र सिंगला ने अरविंद केजरीवाल के दिल्ली मॉडल की कड़ी निंदा की। सिंगला की ये टिप्पणी मनीष सिसोदिया के पंजाब में शिक्षा पर दिए गए बयान के बाद आई है। सिंगला ने कहा कि दिल्ली मॉडल अब पूरी तरह से बेनकाब हो चुका है और पंजाब के लोगों ने इसे पहचान लिया है।
हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बिल वापसी की घोषणाओं के बाद किसान नेताओं को उन पर विचार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर किसान नेताओं को राजनीति करनी है तो सीधी सीधी करें, किसानों के नाम पर ना करें। केंद्र सरकार ने अब किसानों पर पराली जलाने को लेकर दर्ज किए गए मुकदमों को वापस लेने की घोषणा कर दी है, जिसके बाद किसानों ने खुशी तो जाहिर की, लेकिन यह साफ कर दिया कि आंदोलन के दौरान दर्ज किए गए मुकदमे भी सरकार वापस ले। 2022 के चुनावों को देखते हुए उत्तराखंड के सोमेश्वर विधानसभा में सभी पार्टियां अपने जोर शोर में लग चुकी हैं। वहीं आम आदमी पार्टी ने आज सोमेश्वर के रामलीला मैदान में बुजुर्गों को मुफ्त तीर्थ यात्रा कराने की घोषणा की, जिसके तहत लगभग 100 लोगों ने अपना तीर्थ यात्रा के लिए नाम रजिस्टर कराया। अमित शाह और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ 2 दिसंबर को यूपी के सहारनपुर में स्टेट यूनिवर्सिटी का शिलान्यास करेंगे। इसी के मद्देनजर आज डीएम अखिलेश सिंह और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आकाश तोमर ने मौके का मुआयना कर तैयारियों का जायजा लिया। आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में आज अमेठी में छात्र छात्राओं ने रैली निकाली, जिसमें हजारों की संख्या में छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। इस दौरान छात्र छात्राओं में काफी उत्साह भी देखने को मिला। यूपी के सहारनपुर पहुंचे एडीजे मेरठ राजीव सब्बरवाल ने समाधान दिवस पर थाना कुतुबशेर पहुंचकर फरियादियों की समस्याएं सुनी और कुछ का मौके पर ही समाधान कर शेष मामलों के जल्द से जल्द निस्तारण के आदेश दिए। रेवाड़ी की नई अनाज मंडी से सरसों और अन्य फसलों की बोरियों के चोरी होने का मामला सामने आया है। चोरी की यह वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। सूचना पाकर पुलिस ने मौके का मुआयना किया और मामले में जांच शुरू कर दी है। यूपी की सदर औरैया कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 3 दिन पहले महिला से छिनैती करने वाले दोनों शातिरों को धर दबोचा है। 23 नवंबर को घर से सब्जी लेने गई महिला की चेन छीनकर भागे थे ये दोनों बदमाश। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हुई थी, जिसके बाद इनकी गिरफ्तारी हुई। बुलेटिन में रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। एक बार फिर से शुरू कर लेते हैं फटाफट खबरों का सिलसिला। यूपी के बदायूं में कार्यालय खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने कार्यालय में तैनात खाद्य एवं औषधि सहायक दर्पण माहेश्वरी नाम का व्यक्ति थोक विक्रेता मेडिकल लाइसेंस देने के नाम पर 1 लाख रुपए की मांग कर रहा है। लाइसेंस बनवाने वाले विपिन गुप्ता ने रिश्वत मांगने का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर इसे वायरल कर दिया है। यूपी के सीतापुर के कारागार में अचानक अपने दल बल के साथ पहुंचे डीएम विशाल भारद्वाज और एसपी आरपी सिंह ने हर बैरक का निरीक्षण किया और जेल प्रशासन को कैदियों के प्रति उचित निर्देश दिए। औचक निरीक्षण में कोई भी अराजक तत्व और आपत्तिजनक वस्तु नहीं मिली। चंडीगढ़ बस स्टैंड पर झज्जर रोडवेज डिपो के एक परिचालक के साथ हाथापाई का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। घटना को लेकर झज्जर डिपो के रोडवेज कर्मचारियों में भारी रोष व्याप्त है और उन्होंने इस मामले में आरोपी के खिलाफ कार्रवाई कराने के लिए झज्जर रोडवेज जीएम को एक ज्ञापन सौंपा। दो 2022 के चुनावों को लेकर कांग्रेस और बीजेपी में सैनिकों के वोट बैंक को लेकर राजनीति जोरों पर है। कांग्रेस जहां पूर्व सैनिक सम्मान में जुटी है, वहीं बीजेपी शहीद सैनिक सम्मान कर रही है। इसी को लेकर उत्तराखंड के अल्मोड़ा पहुंचे सैनिक कल्याण मंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने आज तक सैनिकों का सम्मान नहीं किया।
उत्तराखंड के हल्द्वानी में एचपी कंपनी के नियमित कर्मचारियों ने हल्द्वानी के बुद्ध पार्क से कालू साईं मंदिर तक कैंडल मार्च निकाला। कर्मचारियों का आरोप है कि युवाओं से रोजगार छीनने का काम किया जा रहा है। पुडुचेरी में मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में बताया कि केंद्र शासित प्रदेश में 29 नवंबर तक भारी बारिश हो सकती है और राज्य की राजधानी में सोमवार तक भारी बारिश की भविष्यवाणी की गई है। विभाग ने निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को भी सतर्क रहने की चेतावनी दी है। योग गुरु स्वामी बाबा रामदेव ने शनिवार को कहा कि कोरोना के नए स्ट्रेन से भी हम ही बचाएंगे, क्योंकि भारत के प्राचीन योग और आयुर्वेद में कोरोना वायरस और उसके आने वाले किसी भी स्ट्रेन से निपटने की शक्ति है। केरल में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 4,741 नए मामले आए, 5,144 रिकवरी हुई और 28 लोगों की कोरोना से मौत हुई, जिसके बाद अब केरल में सक्रिय मामलों की संख्या 48,501 पहुंच गई है। आर्यन खान और अरबाज मर्चेंट ड्रग्स केस में एनसीबी का दावा कमजोर पड़ता नजर आ रहा है। एनडीपीएस एक्ट के तहत स्पेशल कोर्ट ने अपने बयान में कहा कि एनसीबी ने सप्लायर रामदास हरिजन पर जो ड्रग्स तस्करी के आरोप लगाए थे, वे अभी तक कोई भी मजबूत साक्ष्य रामदास के खिलाफ नहीं ला सके हैं। अब रामदास हरिजन को भी बेल मिल गई है। इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप की पेमेंट सर्विस को यूजर की संख्या बढ़ाने की मंजूरी मिल गई है। कंपनी ने व्हाट्सएप पे के 2 करोड़ यूजर के लिमिट को हासिल करने के बाद इसे बढ़ाने की मांग की थी। राष्ट्रीय स्तर पर तेल कंपनियों ने दिवाली के बाद से अभी तक वाहन ईंधन के दाम नहीं बढ़ाए हैं। देश में पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार 23वें दिन भी स्थिर हैं। भारतीय पेट्रोलियम कंपनियों ने 27 नवंबर को भी तेल के दामों में कोई बदलाव नहीं किया। भारतीय सर्राफा बाजार में सोने चांदी के भाव में बीते एक सप्ताह में गिरावट देखने को मिली है। सोने की कीमत 49,000 रुपए प्रति 10 ग्राम से नीचे बनी हुई है, तो वहीं चांदी का भाव 65,000 से घटकर अब 63,000 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गया है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश के तमाम ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए एएनबी न्यूज। नमस्कार।